ओके तो लास्ट टाइम हमने देखा कि लास्ट लेक्चर्स में हमने देखा कि रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, उसके बाद फिर इक्विलिब्रियंट फोर्स क्या होता है, और इसके बाद फिर हमने देखा साइन कन्वेंशन क्या होता है। आज जो हम लोग कर रहे हैं वो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं टॉपिक क्या लिखा गया, मेथड्स फॉर फाइंडिंग रिजल्टेंट फोर्स। मेथड्स फॉर फाइंडिंग रिजल्टेंट फोर्स, ये जो चार्ट दिख रहा है, फ्लो चार्ट, मैं चाहूँगा कि ये सब लोग अपने नोटबुक में बना के रख दो उसको। नोट्स तो तुमको बनाना ही है, ठीक है। मेथड्स फॉर फाइंडिंग रिजल्टेंट फोर्स। देखो, जब मैं तुम लोग को रिजल्टेंट फोर्स नहीं सॉरी जब मैं तुम लोग को फोर्स सिस्टम पढ़ा रहा था, फोर्स सिस्टम, तो मैंने बताया था कि फोर्स सिस्टम में दो मेजर कैटेगरीज है, एक तो है कोप्लेनर, दूसरा नॉन कोप्लेनर। और फिर मैंने उधर ये भी बताया था कि नॉन कोप्लेनर जो है उसमें एक या दो चैप्टर्स ही रहेंगे और बाकी मैक्सिमम चैप्टर सब किसके अंडर आएंगे, कोप्लेनर फोर्स सिस्टम के अंडर आएंगे, ठीक है। तो हमारा जो रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करने का जो मेथड है वो टोटली किस पे डिपेंड है, फोर्स सिस्टम पे डिपेंड है। टोटली किस पे डिपेंड है, वो फोर्स सिस्टम पे डिपेंड है टोटली, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स दे कम अंडर कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, और जो चैप्टर्स नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम में आएगा उस टाइम मैं तुम लोग को नॉन कोप्लेनर के बारे में बताऊंगा, ठीक है। अभी तो फिलहाल जितने भी चैप्टर्स हैं हमारे, मोस्ट मैक्सिमम चैप्टर सब किसके अंडर आएंगे, उसमें जो भी मेरा फोर्स सिस्टम रहेगा वो क्या रहेगा, कोप्लेनर फोर्स सिस्टम रहेगा। अब न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, ये जो कोप्लेनर फोर्स सिस्टम है ना, उसके दो कैटेगरी करेंगे हम लोग, एक तो कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम और दूसरा नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, ठीक है। कोलिनियर को हम निकाल देते हैं क्योंकि कोलिनियर फोर्स सिस्टम के ऊपर ज्यादा सम्स आते नहीं है। दो फोर्स पे आएगा, दो फोर्स सिस्टम पे आएगा, एक है कॉन्करेंट, दूसरा क्या है, नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, ठीक है। कॉन्करेंट किसे कहते हैं, वही सब फोर्स, अगर सब फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन अगर एक ही पॉइंट से पास हो तो हम उसे क्या कहते हैं कि ये मेरा कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है। और अगर सारे फोर्स एक ही पॉइंट से पास नहीं होता है तो हम क्या कहते हैं कि ये मेरा नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है, ठीक है। तो जब भी कोई क्वेश्चन आएगा, इस बात को समझो ठीक से, जब भी कोई क्वेश्चन आता है पेपर में तो सबसे पहले हमको क्या डिसाइड करना पड़ेगा कि वो जो फोर्स सिस्टम जो दिया है उस, या फिर फोर्स सिस्टम जो एक्ट हो रहा है उस बॉडी पे, उस क्वेश्चन में जो फोर्स सिस्टम एक्ट हो रहा है, क्या वो कॉन्करेंट है कि नॉन कॉन्करेंट है, ठीक है। अगर नॉन कॉन्करेंट है तो चेक करो क्या उस क्वेश्चन में उसने मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा है कि फाइंड रिजल्टेंट फोर्स पूछा, या फिर उसने मुझे कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट रिजल्टेंट फोर्स दिया है। ये दो अलग अलग चीजें हैं, ये दो अलग अलग बीमारी हैं, तो ये दो अलग अलग बीमारी के लिए मुझे अलग अलग ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। तो ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। जब भी हम लोग कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं तो ये देखना बहुत जरूरी है क्या उस क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया है रिजल्टेंट फोर्स के बारे में, या फिर सिर्फ स्ट्रेट अवे हमको पूछा है कि फाइंड रिजल्टेंट फोर्स। दो में से एक आएगा। अगर सिर्फ स्ट्रेट अवे उसने मुझे पूछा है कि फाइंड रिजल्टेंट फोर्स, तो फिर ये मेथड यूज करेंगे। कौन सा मेथड, रेजोल्यूशन मेथड यूज करेंगे। अब रेजोल्यूशन मेथड क्या होता है हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले जान लो कि अगर सिर्फ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि फाइंड रिजल्टेंट फोर्स एंड इट्स डायरेक्शन, तो हम लोग सिर्फ रेजोल्यूशन मेथड यूज करेंगे और उसमें 5 स्टेप्स है। क्या है उसमें, 5 स्टेप्स है। कौन कौन से, एफ ऑफ एक्स निकालो, एफ ऑफ वाई निकालो, रिजल्टेंट आर निकालो, उसका डायरेक्शन अल्फा निकालो, एंड पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स निकालो, ठीक है। तो अगर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है और उसमें क्वेश्चन में बोला गया है कि फाइंड ओनली रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है, तो हम रेजोल्यूशन मेथड यूज करेंगे और उसके अंदर 5 स्टेप्स है। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट रिजल्टेंट फोर्स, इसमें भी 5 कंडीशंस हैं, 5 एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होते हैं, वो हम बाद में देखेंगे, हम थोड़ी देर के बाद देखेंगे उसको, ठीक है। बस इतना याद रखो कि अगर रिजल्टेंट फोर्स पूछा है
सिर्फ रिजल्टेंट फोर्स पूछा है तो हम लोग ये रेजोल्यूशन मेथड यूज करेंगे, और अगर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया है तो उसके लिए हम अलग से ट्रीटमेंट है। एग्जाम में 90% चांस है कि वो हमेशा तुमको रिजल्टेंट फोर्स के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे, 90% चांस है, ठीक है। सिमिलरली अगर नॉन कॉन्करेंट है तो उसमें भी तुम देख लो क्वेश्चन के अंदर क्या उसने मुझे रिजल्टेंट फोर्स निकालने बोला है, या फिर क्वेश्चन के अंदर कहीं ना कहीं उसने मुझे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट रिजल्टेंट फोर्स दिया है। चेक करो, अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि फाइंड रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है, किसके अंदर, नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम के अंदर रिजल्टेंट फोर्स है, सिर्फ फाइंड करने बोल रहा है, तो मेरा जो मेथड रहेगा उसको सॉल्व करने के लिए, वो मेथड का नाम क्या है, अगेन रेजोल्यूशन मेथड। और इसमें इस बार 6 स्टेप्स है, इधर कितना था 5, यहाँ पे कितने 6। ये जो 5th वाला स्टेप है हमारा वेरिग्नॉन्स थियरम, वेरिग्नॉन्स थियरम, ये एक्स्ट्रा स्टेप है। एफ ऑफ एक्स निकालो, एफ ऑफ वाई निकालो, रिजल्टेंट आर निकालो, अल्फा निकालो, वेरिग्नॉन्स थियरम आएगा, एंड देन 6 में क्या आएगा, पोजीशन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। तो याद रखो कि नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम में अगर सिर्फ रिजल्टेंट फोर्स पूछा है तो इसमें ये बंदा एक्स्ट्रा आता है, वेरिग्नॉन्स थियरम एक्स्ट्रा आता है, ठीक है। और अगर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया है तो वही, जैसे यहाँ पे 5 कंडीशंस थे, ये 5 कंडीशंस हमको देखना पड़ेगा कि क्या क्या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया है, ओके राइट। तो ये है थोड़ा फ्लो चार्ट रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है ना रिजल्टेंट फोर्स, उसमें क्वेश्चन ही ऐसा रहेगा कि वो अलग अलग तुमको फोर्स सिस्टम देगा। अभी अलग अलग मतलब क्या, आइदर वो देगा कॉन्करेंट या फिर नॉन कॉन्करेंट, और तुमको बोला जाएगा कि फाइंड रिजल्टेंट फोर्स, या फिर कोई और अननोन फोर्स कुछ भी बोलेगा निकालने के लिए, ठीक है। तो ये तभी काफी हेल्पफुल है। नेक्स्ट मुझे जानना है कि ये रेजोल्यूशन मेथड होता क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्या देखना है मुझे, व्हाट इज दिस रेजोल्यूशन मेथड, क्या है ये। रेजोल्यूशन मीन्स ब्रेकिंग और स्प्लिटिंग एन इंक्लाइंड फोर्स इनटू मेनी कंपोनेंट्स, इनटू मेनी कंपोनेंट्स हो सकता है 2, 3, 4, मतलब एक कोई भी इंक्लाइंड फोर्स है, तुम उसको तोड़ रहे हो इनटू मेनी कंपोनेंट्स, ठीक है। मेनी कंपोनेंट्स में कितना, 2, 3, 4, 5, 10 कितना भी हो सकता है, लेकिन हम हमारे मैकेनिक्स में हम लोग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स यूज करते हैं, इसलिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, हम लोग सिर्फ 2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ही लेंगे। क्या लेंगे, 2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स लेंगे, मेनी नहीं, सिर्फ 2 ही लेंगे, लेकिन दोनों कैसा होना चाहिए, दे शुड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अच्छा, इंक्लाइंड फोर्स का मतलब क्या है, हमारा डेफिनेशन क्या रहेगा इंक्लाइंड फोर्स का। इंक्लाइंड फोर्स आर दोज फोर्सेस which are neither parallel to x axis और nor y axis, ठीक है। वो फोर्स जो x एक्सिस को पैरेलल नहीं है या फिर y एक्सिस को पैरेलल नहीं है, वो फोर्स हमारे लिए क्या बनता है, इंक्लाइंड फोर्स। तो बाय रूल, ये लॉ ही है, अभी रूल ही बना लो थ्रू आउट मैकेनिक्स कि अगर कोई इंक्लाइंड फोर्स है उसे मुझे क्या करना है, रिजॉल्व करना है, ब्रेक करना है इनटू 2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, ठीक है, इनटू 2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, ठीक है। समझ में आ रहा है बात को। तो रूल ये काफी जानना जरूरी है कि अगर मुझे किधर भी इंक्लाइंड फोर्स नजर आया, चुपचाप से उसको मैं रिजॉल्व करूंगा, मतलब ब्रेक करूंगा इनटू 2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, इनटू 2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, ठीक है। दिस इज नोन एज व्हाट, रेजोल्यूशन। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं कि कैसे करना है। लेट्स से अगर ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये मेरा वाई एक्सिस है, और लेट्स से यहाँ पे एक फोर्स एक्ट हो रहा है,
10 न्यूटन का फोर्स एट एन एंगल ऑफ 20 डिग्री। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा, स्प्लिट करना पड़ेगा इनटू, क्योंकि ये अच्छा पहले चेक तो कर लो कि ये मेरा जो फोर्स है वो इंक्लाइंड है कि नहीं है। क्या ये मेरा फोर्स ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस दोनों में से किसी को पैरेलल है? नहीं है, तो ये क्या बन जाएगा, इंक्लाइन फोर्स। इंक्लाइन फोर्स अगर तुमको दिखता है तो तुम क्या करोगे, उसको रिजॉल्व करोगे इनटू टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। एक कंपोनेंट रहेगा पैरेलल किसको, एक्स को, दूसरा कंपोनेंट रहेगा पैरेलल किसको, वाई को, और ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहेगा। ठीक है, कैसा रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा, राइट। अब देखो वैल्यू कैसे लिखते हो, ये कितना है, मेन फोर्स है कितना है 10, तो मैं यहां पे लिखता हूं 10, यहां पे लिखता हूं 10। मेन फोर्स का ये कितना है, वैल्यू मैग्नीट्यूड 10, तो 10 10। मेन फोर्स किसके साथ एंगल बना रहा है, विथ एक्स एक्सिस, कितना बना रहा है 20 डिग्री। एक्स एक्सिस के साथ ये मेन फोर्स एक्स एक्सिस के साथ 20 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो एक्स एक्सिस को जो कंपोनेंट पैरेलल है, जिसके साथ ये एंगल बना है, किसके साथ एंगल बना है, एक्स के साथ, इसको जो कंपोनेंट पैरेलल है वो क्या बन जाएगा, कॉस। कॉस के साथ हमेशा एंगल आता है, तो एंगल 20 जितना एंगल बना रहा है, बचा जो बचा वो क्या बन जाएगा, साइन 20। ठीक है, साइन 20 बन जाएगा। अभी भी ये देखो, ये जो फोर्स है कंप्लीटली डिफाइन हुआ नहीं है, मुझे बताना पड़ेगा ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है, तो ये हॉरिजॉन्टल फोर्स लेफ्ट की तरफ जा रहा है कि राइट की तरफ जा रहा है। ये वर्टिकल फोर्स है, तो मुझे बताना पड़ेगा कि ये लेफ्ट की तरफ सॉरी ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। कैसे डिसाइड करोगे, देखो अभी ध्यान दो प्लीज। ये मेन फोर्स जो है 10 न्यूटन, वो कहां जा रहा है, इट इज मूविंग टुवर्ड्स द ओरिजिन। इसीलिए ये एक्स एक्सिस का भी जो फोर्स है इट शुड मूव टुवर्ड्स ओरिजिन, मूव टुवर्ड्स ओरिजिन। एक्स एक्सिस शुड आल्सो मूव टुवर्ड्स ओरिजिन। जब ये टुवर्ड्स ओरिजिन मूव होगा तो किस डायरेक्शन में जा रहा है, टुवर्ड्स ओरिजिन मतलब क्या रहेगा, लेफ्ट में जा रहा है ना। तो एक्स को पैरेलल कौन है, ये कंपोनेंट, सो दिस विल आल्सो मूव टुवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है, मेन फोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स ओरिजिन, इसलिए ये जो मेरा y है, y एक्सिस, दैट शुड आल्सो मूव टुवर्ड्स ओरिजिन। मूव कब होगा, मतलब जब वो नीचे जाएगा तभी मूव होगा ना, ऊपर जाएगा तो ऊपर ही चला जाएगा। मैं ओरिजिन की तरफ कब जाऊंगा, जब वो नीचे जाएगा, एरो नीचे जाएगा तो ओरिजिन के पास पहुंचेगा। तो इसको पैरेलल कंपोनेंट कौन सा है, ये वाला, तो दिस विल मूव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ऐसे डिसाइड करोगे उसको। ठीक है, लेट्स से यहां पे मैं एक और लेता हूं फोर्स, यहां पे ये एक फोर्स लेता हूं। अब इस बार ये मूविंग अवे फ्रॉम लेता हूं, और ये कितना लेता हूं मैं, यहाँ पे 30 लेता हूं विथ एक्स एक्सिस, एंड इसका वैल्यू लेता हूं मैं 20 न्यूटन। ठीक है, क्या ये फोर्स इंक्लाइन फोर्स है, यस इंक्लाइन फोर्स है, क्योंकि ये फोर्स ना ही एक्स एक्सिस को ना ही वाई एक्सिस को पैरेलल है। क्या करो, उसको सीधा रिजॉल्व करो। तो मैं इसको रिजॉल्व कर रहा हूं, ये वाला कंपोनेंट पैरेलल टू एक्स, ये वाला कंपोनेंट पैरेलल टू वाई। मेन फोर्स कितना है, वैल्यू कितना है मेन फोर्स का, मैग्नीट्यूड 20, तो मैं यहां पे लिखता हूं 20, यहां पे लिखता हूं 20। मेन फोर्स y के साथ एंगल बना रहा है 30, तो y को पैरेलल जो कंपोनेंट है वो क्या बन जाएगा, cos 30। याद रखो, जिस एक्सिस के साथ फोर्स एंगल बनाएगा उस एक्सिस को पैरेलल कंपोनेंट cos रहेगा। क्या रहेगा, उसको पैरेलल कंपोनेंट cos रहेगा। ठीक है, तो cos हो गया, तो ये बचा क्या मेरा, साइन 30। क्या बचा, ये साइन 30। अब मुझे बताना है कि ये हॉरिजॉन्टल फोर्स राइट को जाएगा कि लेफ्ट को जाएगा, और ये वर्टिकल ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। चेक करो, ये मेन फोर्स जो है, मेन फोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम द ओरिजिन, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, इसलिए मेरा जो एक्स एक्सिस है वो भी कहां मूव होगा, दैट विल आल्सो मूव अवे फ्रॉम द ओरिजिन। अब अवे फ्रॉम द ओरिजिन जाने के लिए उसको कैसे जाना पड़ेगा, लेफ्ट साइड में जाना पड़ेगा ना, लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में जाएगा। और एक्स को पैरेलल कंपोनेंट कौन है, ये, तो ये भी कहां पे जाएगा, लेफ्ट में जाएगा। सिमिलरली मेन कंपोनेंट इज मूविंग अवे फ्रॉम द ओरिजिन, तो वाई भी शुड मूव अवे फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब ये y भी नीचे जाना चाहिए, तभी तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा।
अब इसको पैरेलल कौन सा, ये कंपोनेंट, तो ये कंपोनेंट भी नीचे जाएगा। समझ में आ रहा है कैसा हो रहा है? ठीक है, इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करो क्योंकि ये काफी जरूरी है। और ये दोनों का एंगल कितना होगा, दो दिस टू कंपोनेंट्स विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, राइट? समझ में आ रहा है बात को? एक और छोटा सा लेता हूं मैं, बाद में फिर आगे बढ़ जाऊंगा। ये ऐसा है, लेट से यहाँ पे एक फोर्स एक्ट हो रहा है, ये भी लेट से 5 न्यूटन, और ये है तुम्हारा 10 डिग्री। कैसे करोगे उसको? रिजॉल्व करो। एक पैरेलल टू x, दूसरा पैरेलल टू y, इसका वैल्यू कितना है 5 न्यूटन। तो किसके साथ एंगल बना रहा है ये 5 न्यूटन? विथ x एक्सिस। तो x को पैरेलल ये कंपोनेंट, तो ये बन जाएगा 5 cos 10, ये बन जाएगा 5, ये क्या बन जाएगा 5 sin 10 बन जाएगा। ठीक है, एरो बताना पड़ेगा कि ये जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है वो राइट की तरफ जा रहा है कि लेफ्ट की तरफ। मेन फोर्स कहां पे जा रहा है? अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो एक्स भी क्या जाना चाहिए? अवे फ्रॉम द ओरिजिन। अवे फ्रॉम द ओरिजिन मतलब टुवर्ड्स राइट। इसको पैरेलल, एक्स को पैरेलल ये कंपोनेंट, तो ये भी कहां पे जाएगा? अवे फ्रॉम द टुवर्ड्स राइट। मेन फोर्स मूविंग अवे फ्रॉम द ओरिजिन, तो ये जो वाई कंपोनेंट है वो भी कैसा जाना चाहिए? इट शुड ऑल्सो मूव अवे फ्रॉम द ओरिजिन। इसको पैरेलल ये वाला कंपोनेंट, तो ये भी नीचे की तरफ जाएगा। दोनों का डायरेक्शन सेम। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे? रिजॉल्व करेंगे। किसको रिजॉल्व करेंगे? इंक्लाइंड फोर्स को। क्लियर? राइट? तो हमने अभी क्या समझा? हमने अभी ये समझा कि ये मेरा रिजल्टेंट फोर्स अगर पूछा है तो रिजोल्यूशन मेथड होता क्या है, हमने ये देखा अभी। ठीक है, राइट? अभी क्या देखना है मुझे? ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट आर रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है। ठीक है, तो ये मेरा भी नेक्स्ट पॉइंट रहेगा। दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट रिजल्टेंट फोर्स। 90% क्वेश्चन इस पे आएगा, 90%। ठीक है, देखो अगर उसने स्ट्रेट अवे पूछ दिया कि भाई फाइंड रिजल्टेंट फोर्स एंड इट्स डायरेक्शन, तो अच्छी बात है। अगर इसने मुझे कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दिया, फॉर एग्जांपल भाई आर इज एक्टिंग हॉरिजॉन्टली, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, क्या बताने की जरूरत है उसको कि आर कहां पे एक्ट हो रहा है, राइट? तो उसने मुझे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया हॉरिजॉन्टली। आर इज एक्टिंग वर्टिकली, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। R is 0, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। R is passing through point A हो सकता है, पॉइंट B हो सकता है, पॉइंट C हो सकता है, D, E, ये पॉइंट कुछ भी हो सकता है। फिफ्थ, R is acting at some angle। ठीक है, तो ये 5, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 ही एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो सकता है रिजल्टेंट फोर्स के बारे में। क्लियर? अब देखो यहां पे, अगर रिजल्टेंट फोर्स हॉरिजॉन्टली एक्ट हो रहा है तो मेरे लिए ये मायने नहीं रखता कि ये रिजल्टेंट फोर्स राइट की तरफ जा रहा है कि लेफ्ट की तरफ जा रहा है, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं रखता। दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर मी। फाइन, अगर हॉरिजॉन्टल है तो मेरा जो सोल्यूशन होगा न्यूमेरिकल का वो ये दो कंडीशन से शुरू होगा। हॉरिजॉन्टल मतलब क्या? x, तो f ऑफ x मेरा क्या होगा? r, एंड f ऑफ y 0। अगर r वर्टिकल है, वर्टिकल मतलब क्या? y, f ऑफ y इज इक्वल टू r, f ऑफ x 0 हो जाएगा। अगर r 0 है तो मेरा f ऑफ x भी 0, f ऑफ y भी 0। ये कंडीशन याद रखना है अभी हमको। अगर r इज पासिंग थ्रू ए पॉइंट a, तो हम क्या बोलेंगे कि मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस अबाउट पॉइंट a इज 0। अगर ये लोगों ने बोला होता कि r इज पासिंग थ्रू पॉइंट b, तो इधर क्या आता? b। पॉइंट r इज पासिंग थ्रू पॉइंट c, तो इधर क्या आता? c। सो मोमेंट ऑफ ऑल फोर्स अबाउट पॉइंट c इज इक्वल टू 0 होता। ठीक है, फिफ्थ क्या बोल रहा है कि r इज एक्टिंग एट सम एंगल।
लेट्स से आर इज एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 40 डिग्री, ऐसा पूछते हैं, ऐसे बोलते हैं लोग कि आर इज एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 40 डिग्री, आर इज एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री, ऐसा कुछ भी एंगल दे देंगे। इसको सॉल्व करने के लिए दो कंडीशन है। क्या? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ आर, एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ आर, आर मतलब रिजल्टेंट फोर्स, तो रिजल्टेंट फोर्स का एक्स कॉम्पोनेंट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, रिजल्टेंट फोर्स का वाई कॉम्पोनेंट इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई। ठीक है, राइट। तो ये 5 अलग अलग इंफॉर्मेशन है जो रिजल्टेंट फोर्स के बारे में हो सकता है। ठीक है, अच्छा एक बात यहां पे नोट करना, आर इज 0, ये जब 0 बोलेगा तभी ही वो मेरा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बनता है। अगर इसने बोल दिया कि भाई आर इज 50, आर इज 50, तो आर 50 इज नॉट एन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन फॉर मी। आर 50 हो, आर का वैल्यू अदर देन 0 कुछ भी दे, वो हमारे लिए क्या है? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर आर 0 है तो ही हमारा वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बनेगा, दैट इज नंबर 3। ठीक है, राइट। तो ये 5 हमको मालूम होना चाहिए, और ये जो 5 है ना एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, वो लोग क्वेश्चन में कहीं ना कहीं चुपचाप से वो ना बता देते हैं, वो हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो फाइनली बैक टू आवर फ्लो चार्ट, मेथड्स टू फाइंड या फिर फॉर फाइंडिंग रिजल्टेंट फोर्स। फाइंडिंग रिजल्टेंट फोर्स डिपेंड्स एंटायरली ऑन फोर्स सिस्टम। हमारा फोर्स सिस्टम में 2 टाइप का है, कोप्लेनर, नॉन कोप्लेनर। मैक्सिमम चैप्टर्स दे फॉल अंडर कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, राइट। So again under coplanar we have 2 force system, one is concurrent, another is non-concurrent. So from numerical point of view, collinear force system is not that important for us. Concurrent, non-concurrent. Again in concurrent we should be sure whether they are asking us to find only the resultant force or they have given us any extra information about our resultant force. So if they are asking us to find only the resultant force, in that case we'll go with resolution method, and in this case resolution method we have 5 steps. And if they are giving us some extra information about R, then depending upon the information that they have given us, R horizontally vertically जो भी है, उसके हिसाब से फिर हम लोग ये इक्वेशंस यूज करेंगे। ठीक है, क्लियर? ओके, again here if it is non-concurrent, again we have 2 things. Make sure that what they are asking, are they asking you to find only the resultant force, or they have given you any extra information about R. Same thing, if they have asked you to find resultant force, then in that case we will be using resolution method. In that we have 6 steps. For non-concurrent force system we have 6 steps. Extra steps कौन है? Varignon's theorem. एंड ये अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया तो अगेन द सेम थिंग जो हमने यहाँ पे पढ़ा कि भाई उसका आर का वैल्यू क्या है, जो भी है उसके हिसाब से फिर हम यहाँ पे ट्रीटमेंट देंगे। सो ये फ्लो चार्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसको ध्यान से बनाओ, दिमाग में रखो, भूलना नहीं है, उसको काम में आएगा। ओके, थैंक यू।